Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of strategic management. In today's lecture, we will discuss upon the third technique of business environment analysis, and this is popularly known as the environmental threat and opportunity profile. In short में इसको हम ETOP यानी कि ETOP के नाम से भी जानते हैं, जिसकी फुल फॉर्म रहती है एनवायरमेंटल थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। ईटॉप टेक्निक को ग्लूक के द्वारा सजेस्ट किया गया था, और जब हम ईटॉप को प्रिपेयर करते हैं तो इसमें एनवायरनमेंट को डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है और फिर हर एक पर्टिकुलर फैक्टर के इम्पैक्ट को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर स्टडी किया जाता है, एनालाइज किया जाता है कि जितने भी फैक्टर्स में आपने डिवाइड किया है एनवायरनमेंट को, हर एक फैक्टर का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इसको प्रॉपर्ली स्टडी किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ईटॉप। ईटॉप की प्रिपरेशन जब की जाती है या जब ईटॉप को प्रिपेयर कर लिया जाता है तो ये एक क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजीज को प्रॉपर्ली फ्रेम कर सकती है। और इसके लिए वो क्या करती है कि जितने भी सेक्टर्स हैं या फिर जो हर एक सेक्टर में डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन पर एक फेवरेबल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटजी को प्रॉपर्ली प्रिपेयर भी कर सकती है, प्रॉपर्ली डिजाइन भी कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ ईटॉप। बाय द मीन्स ऑफ ईटॉप द ऑर्गेनाइजेशन नोज वेयर इट स्टैंड्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स एनवायरनमेंट। यानी कि अगर जब ईटॉप को प्रिपेयर कर लिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन को ये भी एक आइडिया लग जाता है कि भाई अपने एनवायरनमेंट के रिलेशन में उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो कहाँ स्टैंड करती है, ये ईटॉप के बेसिस पर डिफाइन हो जाता है। इसके साथ साथ ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जिसके बेसिस पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकती है, एनवायरनमेंट में जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है उनका एडवांटेज ले सकती है और जो थ्रेट्स अवेलेबल है एनवायरनमेंट में उनको प्रॉपर्ली काउंटर भी कर सकती है। तो थ्रेट्स को काउंटर करते हुए और अपॉर्चुनिटीज का एडवांटेज लेते हुए प्रॉपर स्ट्रेटजीज को फॉर्मुलेट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ ईटॉप। तो उसको हम कंक्लूड कर सकते हैं, ईटॉप इज अ डिवाइस दैट कंसीडर्स environmental information and determines the relative impact of threats and opportunities for the systematic evaluation of environmental scanning. It is the process by which organization monitor their relevant environment to identify opportunities and threats affecting their business for taking strategic decisions. यानी कि ईटॉप एक वो डिवाइस है या उस डिवाइस की तरह वर्कआउट करती है जिसके बेसिस पर एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन को कंसीडर किया जा सकता है और आप क्या कर सकते हो, एनवायरमेंटल स्कैनिंग के बेसिस पर सिस्टमेटिक वे में इवैल्यूएट करते हुए थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज के रिलेटिव इम्पैक्ट को भी डिटरमाइन कर सकते हो। ये वो प्रोसेस है जिसके बेसिस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो अपना रेलिवेंट एनवायरनमेंट है उसको प्रॉपर्ली मॉनिटर कर सकती है और मॉनिटर करते हुए जो डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स अवेलेबल है जिसके बेसिस पर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस को फॉलो किया जा रहा है उनको भी प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई कर सकती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ईटॉप। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस प्रिपेयरिंग ईटॉप। ईटॉप को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 स्टेप्स में ईटॉप के प्रिपरेशन को डिफाइन किया है। सबसे पहले क्या करना होता है आपको, डिवाइड द एनवायरनमेंट इन डिफरेंट सेक्टर्स। यानी कि जो कंप्लीट एनवायरनमेंट है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है उसको उसे डिफरेंट सेक्टर्स में डिवाइड करना होता है। इसके बाद क्या करोगे आप, यू विल एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ईच सेक्टर ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है हर एक सेक्टर के रेफरेंस में ये चेक करोगे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ रहा है।
एनालाइज करने के बाद नेक्स्ट यू मूव टू द थर्ड स्टेप, सब डिवाइडिंग ईच एनवायरमेंटल सेक्टर इनटू सब फैक्टर्स। अब आप क्या करोगे, जितने भी एनवायरमेंटल सेक्टर्स हैं उनके इम्पैक्ट को प्रॉपरली स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें डिफरेंट सब फैक्टर्स में सब डिवाइड करोगे। यानी कि पहले तो आपने एनवायरमेंट को सेक्टर्स में डिवाइड करा, सेक्टर्स को आपने अब सब फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करोगे, इम्पैक्ट ऑफ ईच सब सेक्टर ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट। अब जितने भी सब फैक्टर्स हैं या जो सब सेक्टर्स हैं उनके इम्पैक्ट को स्टेटमेंट की फॉर्म में डिफाइन किया जाएगा कि किस तरीके से उन सब फैक्टर्स का ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक स्टेटमेंट के बेसिस पर इसको डिफाइन किया जाता है और इस तरह से जितने भी सब फैक्टर्स हैं हर किसी के रेफरेंस में आप एक स्टेटमेंट क्रिएट कर लेते हो कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इम्पैक्ट पुटअप कर रहे हैं और उसके बेसिस पर फिर आप ईटॉप प्रोफाइल को प्रिपेयर करते हो। अब जो ईटॉप प्रोफाइल प्रिपेयर किया जाता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व करनी होती हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ईटॉप प्रोफाइल इन्वॉल्व्स, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ईटॉप प्रोफाइल को प्रिपेयर किया जाता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ETOP analysis provides information about environment threats and opportunities and their impact on strategic opportunities for the company. The profile contains mainly 3 issues. क्योंकि ETOP analysis में हम क्या करते हैं, environmental threats और opportunities के रिलेशन में डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज़ है उन पर उसके इम्पैक्ट को प्रॉपरली स्टडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ हमें 3 टाइप के इश्यूज़ को प्रॉपरली कंसीडर करना होता है अगर हमें प्रॉपरली ईटॉप प्रोफाइल को प्रिपेयर करना है। कौन कौन से 3 इश्यूज़ है? सबसे पहला है फोरकास्टिंग, दूसरा है वर्बल रिटन इन्फॉर्मेशन और तीसरा रहता है इसके अंदर दैट इज नोन एज मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पहले हम बात करेंगे अबाउट द फोरकास्टिंग। क्या मतलब है फोरकास्टिंग का? Forecasting means predicting the future events and analyzing their impact on present plans of business organization। यानी कि इस पर्टिकुलर इश्यू में आप फ्यूचर इवेंट्स को प्रॉपरली प्रेडिक्ट करते हो और फिर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजेंट प्लान्स पर उनका क्या इम्पैक्ट है इसको भी प्रॉपरली स्टडी कर लिया जाता है और उन्हें स्टेटमेंट के फॉर्म में क्रिएट करके एक तरफ लिख लिया जाता है। क्लियर? सेकेंड वन इज वर्बल रिटन इंफॉर्मेशन। वर्बल इंफॉर्मेशन इसको आप हियरिंग के बेसिस पर कलेक्ट करते हो, यानी जगह जगह से आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहती हैं जिनको आप सुनते रहते हो। तो जो आपने सुना, जो इन्फॉर्मेशन सुनने के बेसिस पर आपके पास कलेक्ट हुई उसे हम बोलेंगे वर्बल इंफॉर्मेशन। और जो रिटन वे में आपके पास कलेक्ट होती है इन्फॉर्मेशन वो हो गई रिटन इन्फॉर्मेशन। आप डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स को स्टडी करते हो, जर्नल्स को स्टडी करते हो, न्यूज़पेपर्स को, न्यूज़ लेटर्स को रीड आउट करते हो, तो उसके बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई वो हो गई रिटन इन्फॉर्मेशन। और वर्बल और रिटन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग डिफरेंट सोर्सेज अवेलेबल होते हैं जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, वर्कफोर्स, आउटसाइडर्स। तो यहाँ से आप वर्बल एंड रिटन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो। एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है वर्बल रिटन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर। और फिर इसको ध्यान में रखते हुए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने आप को प्रिपेयर करता है इन चेंजेस के अकॉर्डिंग और ये जो चेंजेस हुए हैं इनको बिजनेस प्लान्स और स्ट्रेटजीज में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट करता है। जैसे कि इनमें जो चेंजेस हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए जो बिजनेस प्लान्स हैं और जो स्ट्रेटजीज हैं उनको भी उनके अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके। द थर्ड वन इज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने रिकॉर्ड्स को प्रॉपरली मेंटेन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक प्रॉपरली इंफॉर्मेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करती है जिसे हम MIS या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का नाम देते हैं। ये एक फॉर्मल मेथड होता है जो मैनेजमेंट के लिए एक्यूरेट और टाइमली इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराता है और इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेसिस पर डिसीजन मेकिंग को और स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड की जाती है। कुल मिला के फ्यूचर एनवायरनमेंट के रिलेशन में डिफरेंट टाइप के डिसीजंस को फॉलो करने के लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है क्योंकि इसके अंदर पास्ट परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। क्लियर? ये 3 इश्यूज होते हैं जिनको प्रॉपरली कंसीडर करते हुए हम क्या करते हैं, ईटॉप प्रोफाइल को डेवलप करते हैं। ईटॉप प्रोफाइल में हमें 3 पर्टिकुलर प्रोफाइल्स को डेवलप करना होता है। पहला होता है एनवायरमेंटल फैक्टर प्रोफाइल, दूसरा होता है थ्रेट प्रोफाइल
और तीसरा होता है अपॉर्चुनिटी प्रोफाइल। तो पहले हम बात करेंगे एनवायरमेंटल फैक्टर प्रोफाइल की, इसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रोफाइल क्या करता है, इट प्रेजेंट्स द इम्पैक्ट ऑफ ईच एनवायरमेंटल फैक्टर लाइक इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एक्सेट्रा ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये डिफाइन करता है कि जो डिफरेंट टाइप के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स या और भी जो फैक्टर्स है, उनका ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ मैंने 6 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स डिफाइन किए हैं, जिसमें पहला है आपके पास इकोनॉमिक फैक्टर्स, दूसरा है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तीसरा है सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, चौथा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पांचवा है पॉलिटिकल फैक्टर्स एंड द लास्ट वन इज द लीगल फैक्टर्स। पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे अबाउट द फर्स्ट वन। जो पहला है आपके पास, दिस इज द इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में हम इसे फिर अगेन डिफरेंट सब फैक्टर्स में डिवाइड करते हैं, और वो सब फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि जनरल इकोनॉमिक कंडीशंस क्या है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, एक्सचेंज रेट्स क्या है, इनको कंसिडर किया जाता है। ऐसे ही टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में सोर्सेज ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इनकर हो रहा है किसी भी इकोनॉमी के अंदर, या टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके करंट बिजनेस पर। थर्ड वन इज द सोशियो कल्चरल फैक्टर्स। इसमें डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स या डेमोग्राफिक फीचर्स को स्टडी किया जाता है, सोशल एटीट्यूड को स्टडी किया जाता है, एजुकेशनल लेवल, अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स, इनके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और इनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है आपके बिजनेस पर, उसको स्टडी किया जाता है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स में वेदर चेंजेस को, क्लाइमेटिक चेंजेस को, डिमांड रिलेटेड फैक्टर्स को, सप्लायर्स रिलेटेड फैक्टर्स को स्टडी किया जाता है, और उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है बिजनेस के ऊपर, इसको भी डिस्कस किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स को क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही फिफ्थ वन इज द पॉलिटिकल फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स में पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, डिग्री ऑफ इंटरवेंशन है, इनको प्रॉपर्ली फोकस किया जाता है, और उसके बेसिस पर बिजनेस पर उनका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको भी स्टेटमेंट के फॉर्म में क्रिएट किया जाता है। लास्ट वन इज द लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स में पॉलिसीज रिलेटेड टू लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्राइसिंग, ये कुछ पर्टिकुलर सब फैक्टर्स हैं जिनको प्रॉपर्ली कंसीडर किया जाता है, और उसके बेसिस पर इनके इम्पैक्ट को बिजनेस के ऊपर एनालाइज किया जाता है, और उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में राइट डाउन कर लिया जाता है। इस तरीके से आप एनवायरमेंटल फैक्टर प्रोफाइल को डेवलप कर लेते हैं। द सेकेंड मैट्रिक्स इज थ्रेट मैट्रिक्स। थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मैट्रिक्स को फॉर्म किया जाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा नई बिजनेस लाइन जो फेवरेबल इम्पैक्ट डिफाइन नहीं कर रही है, या जो अनफेवरेबल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है फर्म के रेफरेंस में, तो उसको हम थ्रेट का नाम देते हैं। यानी कि एक तरीके से नई बिजनेस लाइन में एंटर करने के लिए रेस्ट्रेंट प्रोवाइड करते हैं थ्रेट्स। तो इसके लिए हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, अट्रैक्टिवनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, और इसके बेसिस पर हम थ्रेट मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। अब जो अट्रैक्टिवनेस होगी किसी भी नई बिजनेस लाइन की, वो तो या तो हाई होगी या फिर लो होगी, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस है वो भी या तो हाई होगा या फिर लो होगा। अगर अट्रैक्टिवनेस हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हाई है, इसका मतलब मेजर थ्रेट्स अवेलेबल है। अट्रैक्टिवनेस हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लो है, या फिर अट्रैक्टिवनेस लो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हाई है, तो ये मॉडरेट थ्रेट्स को डिफाइन करते हैं। और अगर दोनों ही लो है, अट्रैक्टिवनेस भी लो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी लो है, तो इसका मतलब ये भी मेजर थ्रेट्स को डिफाइन कर रहा है। क्लियर हो गया। अब जो अपॉर्चुनिटी मैट्रिक्स होती है वो इसकी जस्ट रिवर्स होगी, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी है वो फर्म को नई बिजनेस लाइंस के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अवेलेबल कराती है और डिफाइन कराती है, और उसको एक इन्फॉर्मेशन देती है कि वो कौन कौन सी नई बिजनेस लाइंस हैं जहां इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट को अर्न किया जा सकता है। तो इसके लिए भी हम अट्रैक्टिवनेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के बेसिस पर एक प्रॉपर मैट्रिक्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस हाई होगी या फिर लो होगी, एज ई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस या तो हाई होगी या फिर लो होगी। अगर अट्रैक्टिवनेस हाई है और उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी भी हाई है, तो इसका मतलब वो आपको हाई अट्रैक्टिवनेस के इंडिकेशन दे रहा है। यहाँ पर उस नई प्रोडक्ट लाइन के बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है, वहाँ इन्वेस्टमेंट को फोकस कर सकती है। जबकि अगर अट्रैक्टिवनेस हाई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस लो है, या फिर अट्रैक्टिवनेस लो है
प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस हाई है, तो दोनों ही मॉडरेट अट्रैक्टिवनेस को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि 50-50 चांस है, यानी कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग डिसीजंस को फॉलो किया जा सकता है कुछ पर्टिकुलर एक्स्ट्रा केयर के साथ में। लेकिन अगर अट्रैक्टिवनेस भी लो है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस भी लो है, तो ये लेस अट्रैक्टिवनेस का इंडिकेशन देती है, यानी कि उस पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस में फर्म को इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाना चाहिए। क्लियर? तो इस तरीके से कोई भी फर्म ई टॉप प्रोफाइल के बेसिस पर बिजनेस एनवायरनमेंट को प्रॉपरली एनालाइज कर सकती है। ओके, थैंक यू।